होती है, बताया था सबको। फ्लेम इज अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस। फ्लेम क्या है? एक ऐसा रीजन है जहां पे गैसेस में आग पकड़ता है ना, वेपर्स बनती है चीजों की, उसमें आग पकड़ता है। तो फ्लेम कितने टाइप के होते हैं? लास्ट क्लास में बताया था ना, जल्दी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लेम? सर ल्यूमिनियस फ्लेम और सर नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम। यस, हम लोगों ने दो टाइप ऑफ फ्लेम स्टडी किए थे, एक लुमिनियस फ्लेम और अनदर वन इज नॉन लुमिनस फ्लेम। चलो, कोई मुझे बताएगा कि लुमिनस फ्लेम का कलर क्या होता है? रेड या फिर येलो। लुमिनस फ्लेम इज येलो इन कलर मोस्टली, और नॉन लुमिनस फ्लेम जो होती है वो ब्लू। ब्लू होती है। जो लुमिनस फ्लेम होती है उसमें ज्यादा हीट होता है कि नॉन लुमिनस में ज्यादा हीट? सर ल्यूमिनियस में ज्यादा हीट होता है। नहीं, सर नॉन नॉन ल्यूमिनस। ये ध्यान में देखना है, ये होती है कंप्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन होता है, इसका मतलब क्या है? जहां कंप्लीट कंबशन होगा वहां पे तो हीट ज्यादा ही रहना, ओके। और लुमिनस होती है इनकम्प्लीट कंबशन, ओके। इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है तो पूरा ऑब्वियसली नहीं रहेगा, गॉट इट, हीट कम रहेगा। तो ये कहानी थी हम लोगों ने जो पढ़ा था लुमिनस के बारे में और नॉन लुमिनस के बारे में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज नोन एज कैंडल फ्लेम, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कैंडल फ्लेम आपके सब्जेक्ट की या आपके चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में जरूर पूछता है, ठीक है। तो कैंडल फ्लेम कुछ यदि मैं ड्राइंग करूं तो थोड़ा मैं नीचे से ही ड्राइंग करता हूं, अच्छा रहेगा। सपोज करो ये एक मोमबत्ती है, ठीक है, और ये मोमबत्ती का फ्लेम, ओके। तो मोमबत्ती का फ्लेम होता है बेसिकली, उस पे तीन पार्ट होती है, ओके। उसमें तीन पार्ट होते हैं। जो आउटर वाला पार्ट होगा ना, आपने मोम जलते देखा होगा, आउटर वाला पार्ट में हल्का आपको ब्लू कलर नजर आता। यदि आपने मोमबत्ती जलते हुए देखा होगा तो आउटर में हल्का सा ब्लू कलर नजर आता है। तो ब्लू कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब कि जो आउटर वाला पार्ट है उसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है, दिख रहा है कंबशन, दिख रहा है वहां पे कंप्लीट कंबशन। मतलब फ्लेम के जो ज्योति निकलती है कैंडल से, उसके आउटर वाले पार्ट में कंप्लीट कंबशन होती है ना। तो फ्लेम को नॉर्मली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट के पढ़ते हैं कैंडल के फ्लेम को। द फर्स्ट पार्ट इज आउटर मोस्ट पार्ट, ओके। और आउटर मोस्ट पार्ट को हम लोग हॉटेस्ट जोन भी बोलते हैं। हॉटेस्ट जोन मतलब कैंडल की बर्निंग में जो सबसे ज्यादा हीट कहीं पे रहता है वो कैंडल के बाहर वाले पार्ट में रहता है। आउटर मोस्ट पार्ट को हॉटेस्ट जोन भी बोला जाता है। और आपको ध्यान में रखनी है, इट इज अ रीजन ऑफ कंप्लीट कंबशन, इट इज अ रीजन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ओके। सेकेंड पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान रखना है,
इट इज ब्लू, या ऐसे लिखो इट अपीयर्स ब्लू, इट अपीयर्स ब्लू, ये हल्का ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, हल्का ब्लू टाइप का दिखेगा आपको। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैंडल के जो बाहर वाली पार्ट होती है उसको कौन सा जोन आप बोल सकते हो, आउटर मोस्ट जोन है, ब्लू जोन है, कभी कभी ब्लू जोन भी बोल देते हैं, या हॉटेस्ट जोन। ओके, रीजन ऑफ कंप्लीट कंबशन ये ब्लू कलर, ठीक है ना। फिर आप एक मिडिल वाला पार्ट में आओगे, ओके, ये वाली हो गई आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है ना। ये वाला जो मिडिल पार्ट है, ये मिडिल पार्ट होती है येलो कलर की दिखती है, जिसको हम लोग मिडिल जोन भी बोलते हैं, मिडिल पार्ट, ओके। बेटा आपको ध्यान रखना कि मिडिल पार्ट येलो कलर की दिख रही है, तो येलो कलर का कौन सा पार्ट दिखता है जहां पे कंप्लीट कंबशन होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन? सर इनकम्प्लीट कंबशन। यस, तो मिडिल पार्ट या मिडिल जोन बोलो या कुछ भी बोलो, कहानी एक ही है। मिडिल पार्ट जिसको हम लोग मॉडरेट हीट रहती है वहां पे, मतलब ज्यादा गर्म नहीं रहेगा, इनकम्प्लीट होगा तो नॉर्मल गर्म रहेगा, मॉडरेट हीट, ठीक है ना, ज्यादा हीट नहीं रहता है, मॉडरेट हीट, ओके। इट इज अ रीजन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ये जो रीजन है ये इनकम्प्लीट कंबशन की रीजन होती है, और इट अपीयर्स येलो, मतलब रेडिश येलो अपीयर करेगा, मतलब थोड़ा सा लाल, मतलब रेडिश येलो रहेगा, ओके, अंडरस्टूड। थर्ड पार्ट जो होता है ये वाला एकदम, ये ब्लैक करके काला दिखेगा, कैंडल का फ्लेम तो जलता है ना, उसमें हल्का सा बीच में काला भी दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इनर जोन, इसको हम लोग बोलते हैं इनर जोन। तो इनर जोन जो होती है वो बिल्कुल कम ठंडा रहता है इस जगह, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल कम गर्म रहता है, कम ठंडा। इट इज अ रीजन ऑफ नो कंबशन, यहाँ पे कोई कंबशन नहीं होती है, इट कंटेन्स वेपर्स ऑफ अनबर्न्ड वैक्स, जो वैक्स जलती नहीं है उनकी वेपर रहती है यहाँ, इट कंटेन्स वेपर ऑफ अनबर्न्ड वैक्स, ओके। यहाँ पे अनबर्न्ड जो वैक्स नहीं जलती है वो यहाँ पे रहती है, और यहाँ पे कंबशन होता ही नहीं है, तो कंबशन नहीं हो तो कहाँ से आपको हीट और लाइट, लाइट रहता ही नहीं, हीट भी नहीं, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना है आपको, इट अपीयर्स ब्लैक, ओके बेटा। तो ये कहानी है कैंडल फ्लेम की, दिस इज द लेबल्ड डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम, पूछी जाती है, लेबल्ड डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम, ओके। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, 2-3 मिनट टाइम ले लो, आराम से इसको लिख लो, ठीक है ना, हड़बड़ आओ मत, क्योंकि आई सपोज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आगे से ही मूव करते हैं, पीछे से कोई नहीं मूव करता, एक दो होता है, क्या किया गया उनके, बट आराम से जितना पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली पढ़ो चीजों को, ओके।
in the serial way. जल्दी हो गया? सर 1 मिनट। लिखो हो गया सर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। One very important question: why do Goldsmith blows the outermost part of flame to melt gold or silver? देखो कभी का जो सोनार होता है, जो गोल्डस्मिथ होते हैं, उनके यहाँ आप जाओगे ना, कुछ सोना वोना टूट जाता है, उसको जोड़ने के लिए आप उनके पास जाओगे, तो वो लोग क्या करता है, जो फ्लेम रहता है, जो चीज से वो फ्लेम बनाता है, उसको क्या करे, एक पाइप से ब्लो करता है, पाइप से ब्लो करेगा और फ्लेम को थोड़ा टेढ़ा करता है, फ्लेम को थोड़ा टेढ़ा करेगा और वो जो मेटल है गोल्ड का उसके ओर डायरेक्ट करता है। क्यों डायरेक्ट करता है, इसका रीजन क्या है? देखो फ्लेम को जब वो टेढ़ा करता है और यहाँ पे मानो एक मेटल है, फ्लेम को टेढ़ा करने का मतलब क्या है, जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम वो मेटल के टच में आएगा, और आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम यदि मेटल के टच में आता है तो सबसे ज्यादा हीट मिलेगी इस मेटल को, है कि नहीं? और सबसे ज्यादा हीट मिलेगी तो मेल्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि गोल्डस्मिथ क्यों ब्लो करता है एक पाइप से आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम को, ओके, एक गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए।
आई सपोज कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी, लिखना है आप इसको, लिखना क्या है, द गोल्डस्मिथ blows to bring the outermost part, bring the outermost part or hottest part in contact with gold or in contact with gold or silver to melt it. Okay, क्या करता है वो, गोल्डस्मिथ ब्लो करता है, क्यों ब्लो करता है, ताकि आउटरमोस्ट पार्ट या हॉटेस्ट पार्ट आपका कांटेक्ट में आए गोल्ड या सिल्वर के साथ और वो पार्ट मेल्ट हो। ओके, ये ध्यान देना है। ओके, ये क्वेश्चन अक्सर पूछी जाती है, रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे फ्यूल्स के बारे में, थोड़ा हम लोगों को देखना है। जो फ्यूल्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम लोग पहले भी देखे हैं, बट टाइप्स ऑफ फ्यूल हम लोगों ने नहीं। ओके, तो इसको जल्दी लिख लो, फिर मैं बोर्ड को मिटा दूंगा, एक नया टॉपिक है वहां पे। ओके, सपोज सबने लिख लिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। फ्यूल्स क्या होता है, फ्यूल्स का डेफिनेशन मुझे देने की जरूरत नहीं है, आई सपोज आपको मालूम होगा, फिर भी लिख देता हूं। फ्यूल इज अ substance that burns to give एनर्जी। अब वो एनर्जी आपकी हीट भी हो सकती है, हीट, लाइट, एक्सेट्रा, किसी भी फॉर्म में निकल सकता है, ठीक है ना। फ्यूल एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी सब्सटेंस होती है जिसके जलने से एनर्जी निकलता है। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, एक्सेट्रा किसी भी फॉर्म में निकल सकता है, ठीक है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं डिस्कस किया हूं आप लोगों के साथ। तो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल, देखो ये इंपॉर्टेंट। नॉर्मली फ्यूल्स को हम लोग स्टडी करते हैं तीन टाइप की। फ्यूल्स तीन टाइप की होती है। यदि आपसे पूछी गई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आर देयर, तो फ्यूल्स को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं तीन टाइप की, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट। डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट, किस स्टेट में है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस। तो जो सॉलिड फ्यूल होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, जो लिक्विड फ्यूल होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, और जो गैसियस फ्यूल होती है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। अब सॉलिड फ्यूल जो होती है, इसके कुछ एग्जांपल यदि मैं आपसे पूछूं तो जल्दी से 2-3 एग्जांपल बोलो, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। गिव 3 एग्जांपल ऑफ अ फ्यूल एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। कोई 3 एग्जांपल दे सकते हैं? सर कोल, हाँ, कोल, कोक, वुड और नहीं, देखिए कोल एक एग्जांपल है, वुड एक एग्जांपल है, काव डंग केक, काव डंग केक, ये काव डंग केक गोईठा को बोलते हैं, ठीक है ना। गोईठा भी एक सॉलिड चीज है, वो फ्यूल है, वो जलती है। ओके,
तो 3 एग्जांपल्स आपको याद रखनी है एंड इट्स मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। एक एक्टिविटी है, उन्होंने एक ही बताया बट बाकी 3 आपको बताना था, तो आप लोग 3 तो मिनिमम दिमाग में रखना। ओके, लिक्विड फ्यूल, अब लिक्विड केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। बोलिए। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब लिक्विड। गैसियस फ्यूल, एलपीजी, सीएनजी। नेचुरल गैस सबसे पहले। ओके, नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म में होती है। हाइड्रोजन भी एक गैसियस फ्यूल है जो काफी इंपॉर्टेंट फ्यूल है। ओके, कोल गैस। हाँ, कोल गैस भी बोल सकते हो, या बायो गैसेस भी होते हैं, देयर आर बायो गैसेस। ओके, बायोगैस, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन की। गिव 3 एग्जांपल ऑफ गैसियस फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, और पूछा जाना चाहिए। यदि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो इट्स एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो डिजाइन होती है एनसीईआरटी के चप्पे चप्पे को छानना चाहिए। एनसीईआरटी के एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो पॉइंट्स को पिक करता है और एनसीईआरटी जो एक्टिविटीज देता है वो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं और आपकी लाइफ में बहुत यूज होती है। बी प्रिपेयर्ड, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको दिमाग में रखना, ठीक है ना। जल्दी से इसको लिख लो। फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, आपको मालूम होगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल। इसका आंसर आपको मैं होमवर्क दे दे रहा हूं, मैं 2 बार करवाया हूं। तो गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक या गुण क्या होगी? सेफ टू स्टोर, बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी निकलना चाहिए उसमें से। उसकी इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होनी चाहिए, है कि नहीं। सेफ टू ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट आपको मालूम होगा, तो प्लीज यू डू इट एज अ होमवर्क एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट। चलिए जल्दी से इसको कर लो। और वो सस्ती भी होनी चाहिए, हाँ ये भी सस्ता भी होना चाहिए। ये पॉइंट मैंने बताया नहीं था पहले, इट शुड बी चीप। यदि बहुत महंगा होगा तो कौन लेगा उसको। तो ये हुई कहानी, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। फिर मैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल में आऊंगा, जो बताता है कि एक फ्यूल कितना अच्छा है। ओके, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी नेट क्लासेस में भी जाने के बाद पढ़ना है आपको इसे, तो जल्दी से इसको लिख लो। फिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। हो गया सर। सबका हो गया? यस। यस सर। चलिए, अच्छी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। ठीक है, ये क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल हमें बताता है कि फ्यूल कितना अच्छा हो सकता है। ओके, जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी हाई उतनी अच्छी फ्यूल हो। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
the amount of heat energy produced when 1 kg of a fuel is burned in full supply of air. देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, आप एक केजी फ्यूल लो, 1 केजी फ्यूल लो, कोई भी चीज का, कोई भी फ्यूल ले लो 1 केजी, ठीक है ना, कोई भी फ्यूल लो 1 केजी, आप उसको जलाओ इन फुल सप्लाई ऑफ एयर, मतलब एयर एकदम फुल रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्लोज्ड रूम में आपको जलाना, नहीं, एक कंप्लीट ओपन एटमॉस्फेयर में आपको जलाना है। तो 1 केजी कोई भी फ्यूल लिए, उसको फुल सप्लाई ऑफ एयर में हम लोगों ने जलाया, तो कितनी हीट निकलती है, कितनी हीट निकलती है, ओके, कितनी हीट निकलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, उसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। आपसे पूछी जाती है अक्सर कि यूनिट क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ calorific value of fuel is kilojoule per kg, okay, it's kilojoule per kg। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि और पर केजी मालूम है ना, तो क्या होता है किलोग्राम, किलोजूल पर किलोग्राम, ओके, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं किलोजूल पर केजी, ओके, ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ध्यान में के और जे दोनों कैपिटल है, अंडरस्टूड। यूनिट पूछा जाता है कि क्या यूनिट होती है, किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज किलोजूल, किलोजूल, जूल होती है एनर्जी की यूनिट, तो किलोजूल पर केजी, 1 केजी में कितना किलोजूल निकलता है हीट, वही बताती है एक फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू या उसकी कैपेसिटी। कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिससे आइडिया क्लियर होगा, कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और कितनी कैलोरीफिक वैल्यूज की क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू बताने के लिए यूनिट होता है किलोजूल पर केजी, ये बताया आप लोगों को, ओके। तो कुछ फ्यूल हम लोग देखेंगे, होती है काउ डंग केक, ओके, काउ डंग केक बोलने का मतलब होता है कि गोईठा, है ना, गोईठा, वुड, ठीक है ना, कोल, तो इन सब का हम लोग एक एक करके देखेंगे, ओके। पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, ठीक है ना, बायोगैस, बायोगैस, हाइड्रोजन, इतना पहले देख लेते फिर बाकी का देखेंगे, ठीक है ना। जब काउडन केक को आप जलाओगे तो आपको मिलेगा 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी, 1 केजी को जलाओगे तो 6000 से 8000 किलो जूल मिलती है, ठीक है ना। वुड, लकड़ी को आप जलाओगे, लकड़ी को जलाओगे तो लगभग इसका दुगना 17000 से 22000, 17000 से 22000 किलो जूल पर केजी आपको मिलती है। इसमें मिलेगा 25 है कोयला से 25000 किलो जूल से 33000 किलो जूल, ओके, 33000 किलो जूल, ओके। इसमें पेट्रोलियम में 45000 किलो जूल, केरोसिन में भी 45000 और आपकी डीजल में भी 45000 माना जाता है,
ओके, अंडरस्टूड। और बायोगैस में कुछ 35,000 से 45,000 किलो जूल पर मोल बोल रहा हूं, पर केजी। ओके, 135,000 से 40,000 दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी। ओके, एंड दिस इज अबाउट 15,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये कहानी है कुछ की जो आप लोग दिमाग में रख सकते हो, बहुत सिंपल है ये वाले। और यदि आप बात करोगे इससे एलपीजी की, एलपीजी से भी कुछ 55,000 मिलता है। ठीक है ना, एलपीजी से आप 55,000 एलपीजी दिमाग में रख सकते हो, जो घर में हम लोग जलाते हैं। ये 55,000 किलो जूल पर केजी इससे मिलता है। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे काउडंग केक से जितना निकल रहा है फूड में ज्यादा निकल रहा है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लकड़ी एक अच्छा फ्यूल होगा कि काउडंग केक अच्छा फ्यूल? बोलिए, लकड़ी एक अच्छा फ्यूल है कि काउडंग केक अच्छा फ्यूल है? सर लकड़ी। लकड़ी। ज्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, हायर द कैलोरीफिक वैल्यू, ये दिमाग में रखिए, क्वेश्चन पूछी जाएगी। हायर द कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, बेटर इज द फ्यूल। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा अच्छी होती है उसको अच्छा फ्यूल मानते हैं। तो इन सब में मैं जितना एग्जांपल लिखा हूं आपके सामने, इन सब में आपको कौन फ्यूल सबसे अच्छा लग रहा है? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ये 15,000 नहीं बेटा, ये 15 मतलब 1,50,000। ठीक है ना, 15,000। अंडरस्टूड। तो सबसे अच्छा फ्यूल हाइड्रोजन है यहाँ पे। अंडरस्टूड। तो जल्दी से इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे आगे। तो ध्यान दीजिएगा, हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बेटर इज द फ्यूल। और कभी का क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, सुनिए ध्यान से, कि एक क्वेश्चन देता हूं, बनाओ तो। इफ 30 kg of a fuel was burnt and gave 9 lakh kilojoule of heat, calculate the calorific value of fuel। क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो? बोला गया है 30 केजी आपको दिया गया है कोई फ्यूल का, ठीक है ना, और उसको जब बर्न किया गया उससे 9 लाख किलो जूल ऑफ हीट मिलता है। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कोई बना सकता है इसको? सर 30,000। सर 37। यस, देखो सिंपल है, आपको निकालना है 30 केजी से। 30 केजी से कितना मिला? 9 लाख, 1 2 3 4 5, है ना। लाख में कितने जीरो होंगे? 5 जीरो होते हैं, है ना। मालूम है ना, यूनिट 10 100 1000 9 लाख किलो जूल मिला। तो 1 केजी से कितना मिलेगा? यूनिटरी मेथड सिंपल है, 9 लाख डिवाइडेड बाय 30। तो 30 से करोगे तो आ जाएगी आपकी 3 3 9 और 1 2 3 4 4 जीरो, तो 30,000 किलो जूल पर केजी। ओके, आई सपोज आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, चलिए तो जल्दी नोट करो, आगे बढ़ेंगे फिर।
गया सबका? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हम लोग आएंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ देखो बर्निंग फ्यूल, फ्यूल जलाने का क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है, क्या नुकसान होता है फ्यूल जलाने से। कुछ तो एक एसिड रेन थी जो मैं काफी डिटेल्स में आप लोगों को बताया था, बट सिर्फ एसिड रेन ही नहीं एक नुकसान। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोई भी फॉसिल फ्यूल को आप जलाते हो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स releases unburned carbon particles in atmosphere। और ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जा रहा है कि आप जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। देखो फॉसिल फ्यूल जो रहती है उसमें कार्बन रहती है, और वो जब जलता है तो कार्बन कुछ कार्बन नहीं जलता। देखो वो काला काला जैसा कुछ हवा में उड़ते रहता है, कोई चीज को जलाओगे ना तो काला काला कुछ उड़ता है, तो वो बेसिकली अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो कार्बन नहीं जलते, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, ठीक है ना। These causes respiratory problems like asthma, ठीक है ना। एस्थमा आप सुने होंगे कि एस्थमा मत सांस लेने में दिक्कत होता है बहुत आदमी को। तो एक्चुअली जो कोलफील्ड में रहता है, जो पॉल्यूशन वाला इलाका में रहता है, तो वहां पे पॉल्यूशन वाले इलाका में गाड़ियां ज्यादा चलती है, यहाँ धनबाद में कोयला ज्यादा जलता है, जिसके कारण हवा में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं। वो कार्बन पार्टिकल्स हमारे अंदर भी चली जाती है, और जब हमारे अंदर में आती है तो हमें सांस लेने वाले प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं। सांस लेने में जो प्रॉब्लम होते हैं वैसी बीमारी होती है, जैसे एस्थमा एक वैसा टाइप का बीमारी है जो हमें होता है। ओके, तो ये एक नुकसान है बहुत बड़ा। दूसरा यदि हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट कंबशन, कम से कम 3-4-5 पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा, तो 3 मार्क्स में 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इनकम्प्लीट कंबशन leads to release of carbon monoxide, देखो जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मैंने एक बात बताया भी था कि घर में जो चूल्हा होता है गैस वाला, यदि उसमें पीला फ्लेम निकलने लगा है तो मतलब आपका जो गैस का जो बर्नर है उसमें कुछ जो होल्स रहते हैं वो जाम हो गया है, तो ऑब्वियसली उसको जल्दी से साफ वाफ करवा लो या चूल्हा को एक बार सर्विसिंग करवा लो जाके, तो हवा का सप्लाई बेटर रहेगा। और नहीं करने से ऐसा क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगी एलपीजी की। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो पीला फ्लेम दिखेगा, जो डेंजर होती है। पीला फ्लेम दिखेगा, और पीला फ्लेम जब दिख रहा है तो कंप्लीट कंबशन नहीं हो रही है। कंप्लीट कंबशन नहीं हो रही है
इसका मतलब आपके किचन में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है। उसी प्रकार एटमॉस्फेयर में भी बहुत जगह इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इट इज अ हाईली पॉइजनस एंड फेटल गैस। इट इज अ हाईली poisonous and fatal if exhaled in high quantity. Exhale नहीं होगा, inhaled. हाई वॉल्यूम में कार्बन मोनोऑक्साइड एक हाईली पॉइजनस गैस है, काफी पॉइजनस गैस है। ओके, ये एक हाईली पॉइजनस गैस है और फेटल भी है। ये इंसान का डेथ भी हो सकता है इससे। ओके, क्योंकि आप जब इसको ज्यादा सूंघ लेते हो तो ये हाई वॉल्यूम मतलब ऐसे थोड़ा सा सूंघे मर नहीं जाओगे। यदि थोड़ा ज्यादा, यदि आप 1-2 घंटे कार्बन मोनोऑक्साइड, 3-4 घंटे कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघते रह गए तो ऐसा होगा कि आपके ब्लड में एक होती है, मतलब हेमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड कर जाता है, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है और आपको फिर अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है यदि कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा सूंघ लेता है। ओके, वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनती है, तो वो रहने दो, वो डेप्थ की चीजें अभी जरूरत नहीं है आपको, बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा बाद में। तो हाईली पॉइजनस गैस है और फेटल भी है, इससे डेथ भी हो सकती है यदि ज्यादा सूंघ ले कोई। ओके, अब एक आपके लिए प्रिकॉशन मेजर ये दिमाग में रखना है, व्हाई वी शुड नॉट स्लीप in closed room by burning chulha, by burning coal chulhas। देखो क्या होता है, कोयला बहुत होता है कि देखो हम लोगों के टाइम में तो कोयला ही यूज होता था। अब आप लोग, अब तो समय मॉडर्न हो गया, आज से 10 साल पहले कोयला का यूज होता था। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे घर में भी कोयला का यूज होता था, तो ठंडे के दिनों में हम लोग भी कोयला का आग तापते थे, अच्छा ही लगता था, मजा आता था। तो बोला जाता है पर बहुत इंसान क्या करते थे और करते भी हैं अभी, कि कोयला का चूल्हा जला के रूम बंद करके आराम से सो जाते हैं, या आप लोग अभी भी करते हो। गैस वाला जो होता है, क्या बोलते हैं आपको, एक आता है स्टोव टाइप का रूम हीटर, उसको जला के आप सो जाते हो रूम में, जो बिजली से चलता है, उसको जला के सो जाते हो रूम में। ओके, तो होता क्या है, कोयला का चूल्हा जब जलता है तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई वी शुड नॉट स्लीप, क्यों हम लोग को नहीं सोना चाहिए एक बंद कमरे में कोई कोयला का चूल्हा जला के। रीजन यही है कि कोयला जलेगा तो ऑक्सीजन खींचेगा, तो रूम में तो लिमिटेड ऑक्सीजन रहता है ना, बंद रूम में तो लिमिटेड ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन पूरा यूज कर लेगा और फिर वो जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा, क्योंकि जब एक्सेस हवा को वो खींच लेगा तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, वो आप सूंघोगे तो आप मरोगे। तो इसलिए कभी भी रूम बंद करके कोयला जला के नहीं सोना, ये खतरनाक। ओके, तो व्हाई वी शुड नॉट स्लीप इन क्लोज्ड रूम, क्यों एक बंद कमरे में कोयला का चूल्हा जला के या कोई भी चीज जला के नहीं सोना चाहिए। ओके, रीजन इज इनकम्प्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, मतलब घर में तो हवा तो कम ही रहता है ना, तो सारा तो यूज हो जाएगा। ओके, incomplete combustion takes place which leads to release of carbon monoxide, which is a poisonous gas।
ओके, इसका सिंपल आंसर है कि इनकम्प्लीट कंबशन होती है। इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में रिलीज होता है या रूप में रिलीज होता है, which is a poisonous gas, और वो हमें हार्म करता है। तो जो चीज हमको नुकसान करेगा वैसा काम क्यों करेगी। जल्दी से ये 2 पॉइंट को लिखो, फिर मैं आगे बताऊंगा और 2 पॉइंट आपको जल्दी लिख लीजिए। हो गया सर। वेरी गुड, थैंक यू। Yes, sir. देखो, अब ये भी एक चीज है कि जब भी कोई भी फ्यूल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती ही है। कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऐसे भी नुकसान पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें नुकसान। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान पहुंचाता है? कार्बन डाइऑक्साइड is a heat trapping gas. It leads to increase in temperature of earth. देखो, हम धरती पे कोयला जला रहे हैं, फ्यूल्स जल रही है, सब कुछ जल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज्यादा होते जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक्सटेंसिव गुण होता है कि वो हीट को अपने आप अंदर में पकड़ के रखता है। नॉर्मली क्या होता है, सूरज से गर्मी आती है धरती पे, शाम होता है तो फिर वो रेडिएट आउट होके एटमॉस्फेयर के बाहर, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को पकड़ लेता है। तो हीट जब ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा, उसके वजह से क्या होता है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी, आपसे पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन पूछा जा सकता है तो आप क्या लिखोगे? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड which is a heat trapping gas, due to carbon dioxide which is a heat trapping gas, temperature of the earth is rising. कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो एक हीट ट्रैपिंग गैस है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मीथेन भी एक गैस है जिससे हीट ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड which absorbs heat leads to increase of temperature of earth which is known as global warming। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग को एज अ डेफिनेशन लिख लेना, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड रेन, जो बता ही दिया आप लोगों को। एसिड रेन ये तो मालूम है आपको, इज कॉज्ड which harms life on earth। अब ये तो मैं शॉर्ट में लिख दिया ये पॉइंट, क्योंकि मैंने हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ही आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ा है। तो एसिड रेन इज कॉज्ड व्हिच हार्म्स लाइफ ऑन अर्थ। एसिड रेन की वजह से धरती पे जीवन को नुकसान पहुंचता है। पेड़ पौधे का पत्ता खराब हो जाता है, पत्ता खराब होता है तो पेड़ पौधे खराब होंगे, इंसान को स्किन की प्रॉब्लम होती है, एनिमल्स को भी नुकसान होता है, बहुत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, साथ में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बर्बाद हो रहे हैं धरती। ये कुछ 4-5 पॉइंट को मैंने सिंपल करके लिख दिया है, जो जिसके वजह से
नुकसान हो रही है पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन होती है बर्निंग फ्यूल के कारण, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड्स। देखो अब अभी तो ये बंद हो गया, पर पौराणिक जमाना में आज से 50 साल पीछे ही चल जाओ ना, ज्यादा दिन थोड़े ही जाना है, 50 साल ही पीछे जाओ, तो 50 साल पहले कहाँ इतना गैस सिलेंडर था या कोयला था, कोयला भी कहाँ उतना खदान से निकलता था। इंसान क्या करते थे, जंगल से लकड़ियां काटते थे, जंगल से लकड़ियां कटती थी और उसी को हम लोग खाना पकाते थे उसपे। तो जंगल तो बहुत ज्यादा कटते आए ना, आज 50 साल 60 साल से ही सब हो रहा है, गैस है, चूल्हा है सब कुछ, बट पहले तो लकड़ी ही जलती थी, तो लकड़ी जली तो कितने जंगल बर्बाद हो गए कट कट। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट बहुत सारे कट चुके हैं, अब रुक रहा है थोड़ा, पर अभी भी इंसान चलो लकड़ी को, उसको अब लकड़ी जलाना नहीं, पर लकड़ी के फर्नीचर चाहिए, तो लकड़ी अभी भी कट रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कट रही है। तो डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड्स, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगा तो आपको मालूम है क्या है। तो ये चैप्टर की तो इतनी ही कहानी है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना बताया इन डिटेल्स ये चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं, अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर को पूरा डिटेल्स में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ में, और कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी देखूंगा इस चैप्टर से। ओके, फॉर द टाइम बीइंग मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। ओके सर।